हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर नंबर 2 है आपका कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो बच्चों पॉइंट चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। और चार्ज होती कैसे हैं बॉडी, चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना दिया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको कूलॉम्स लॉ समझ में आएगा। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है बच्चों, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस कब बोलेंगे, जब कोई भी दो बॉडी चार्ज हो चुकी होंगी, ठीक है ना। तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, तो कूलॉम्स लॉ से उसका फोर्स जो होगा वो क्या होगा बता दे रहा हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में ही क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, वो ये कहता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सपोज पॉइंट चार्ज लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ, तो व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने बोला कोई चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी को भी हम एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। कब? जब हमको यहाँ पे कोई उससे दूर, बहुत ज़्यादा दूर कोई डिस्टेंस पे हमने बोला कि कोई दूसरी बॉडी है, तो मतलब कि इसके साइज से काफ़ी ज़्यादा दूर सेपरेट दूसरी बॉडी रखी हुई है, इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी है, ठीक है, तब जाके ये पॉइंट चार्ज कहलाए। या फिर मैंने बोला कि इसकी वजह से मुझे यहाँ पे इसके इफेक्ट्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी बनती है ना, इसके आसपास क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो मुझे इससे बहुत दूर निकालनी है यहाँ पे। तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका साइज कैसा है? बहुत छोटा। तो एज अ पॉइंट ट्रीट करेगा, ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं बच्चों। तो दो बॉडी जब चार्ज हो जाती है तो वो पॉइंट चार्ज की तरह ही एक्ट करते हैं। तो सपोज मैंने बोला एक बॉडी है जिसमें Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। अभी तो हम ऐसे बड़ा सा बना रहे हैं क्योंकि हमने दो पॉइंट चार्ज बोला है, तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इनके सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सेंटर से। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है ना आपने 11th क्लास में, तो वैसे ही है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेंटर से एक डिस्टेंस ले ली, और डिस्टेंस मैंने सपोज हर बार ही मैं आर लूँगा, ठीक है, जहाँ पे हमको कैलकुलेशन करने होंगे, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस आर है और Q1 Q2 इनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोल रही है यहाँ पे कि टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब कि जब इंटरैक्ट करेंगे, अगर ये आप जानते हैं प्लस प्लस होंगे तो क्या करेंगे, या माइनस माइनस होंगे तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि ये लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपल करेंगे। और अगर ये ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस होंगे तो ये लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है इनके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी कि रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि एफ, अगर हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को, यहाँ दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों ही चार्जेस कैसे हैं, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं हम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्जेस का प्रोडक्ट, ये हमने ले लिया, ठीक है बच्चों। और प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हम लगाएंगे इसको न्यूमेरिकल में भी लगाएंगे, तो इसका प्लस हो या माइनस हो वैल्यू, हम क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे, ठीक है ना। मतलब मॉड लगा दे रहे हैं यहाँ पे, हमको वैल्यू इसकी Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ही लेके चलना है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगी तो किसी डायरेक्शन में लगेगी निकलेगी, और जब डायरेक्शन में निकलेगी तो वहाँ हमको साइन कन्वेंशन माइनस प्लस लेना पड़ेगा। अभी तो ये इस पे प्लस माइनस जो होता है, चार्जेस पे प्लस माइनस डायरेक्शन नहीं बताता है, क्योंकि चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। इस पे प्लस माइनस सिर्फ इसकी पोलैरिटी बताती है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज गेन किया है कि चार्ज लूज किया किसी बॉडी ने। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, पहला। दूसरा इन्होंने बोला है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर, ये होता है बच्चों, ठीक है। तो इसी को कंबाइन करके अगर हम लिखते हैं, तो कंबाइन करके लिखते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो अब ऑपोजिट साइन हट जाएगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 को आप ऐसे सिंपल भी लिख सकते हो, Q1 Q2 मॉड नहीं लगाओगे चल जाएगा, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
जहाँ के क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो कुछ नाम होता है इसका, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वे के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, तो इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब इस के की वैल्यू क्या होती है? ये के की वैल्यू सबसे पहले नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, चार्जेस जहाँ पे रखे हुए हैं, है ना, और सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉज करके, टाइम वेस्ट ना हो ताकि। तो देखिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस एंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चों पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया कीजिए। अभी देखिए मैंने बोला कि के वैल्यू नेचर मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है और सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इस पे कैसे। अगर मान लीजिए हम फ्री स्पेस की बात करें, मीडियम की बात कर रहे हैं पहले, फ्री स्पेस की, है ना, व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम या सिचुएटेड इन वैक्यूम, सिचुएटेड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब ही होता है बच्चों, फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम। अगर ये दो चार्ज वहां रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस अपार्ट ही रखे हुए हैं, है ना, तो सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू, देन मीडियम तो हमने ये ले लिया, हमने बोला सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करता है, तो देन इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, तो ये इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है? के की वैल्यू 1 होती है ना। सीजीएस मतलब कि बहुत छोटी यूनिट्स, अगर हम इसके छोटे डायमेंशन लेंगे, यानी कि चार्जेस को हम सीजीएस में ले लेंगे, चार्जेस की सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती थी, मैंने आपको बताया था ईएसयू, है ना, और डिस्टेंस भी हम सेंटीमीटर में ले लेंगे अगर, तो के की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है बच्चों, और लेकिन एसआई की अगर हम बात करें, इन एसआई यूनिट, तो इन एसआई यूनिट बच्चों इसकी वैल्यू होती है आपकी के इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 इंटू 10⁹9। ये कैसे आ रही मैं भी बता दे रहा हूँ, के इज इक्व टू 9 इंटू 10⁹9। अब इसकी यूनिट निकालनी है बच्चों, क्योंकि ये कांस्टेंट है लेकिन इसकी यूनिट तो होगी, क्योंकि ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं होगा, डायमेंशनल कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा के की वैल्यू, तो बच्चों देखिए यहीं से निकाल रहा हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, के की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी फॉर्मूले से? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखिए ये के है, तो मुझे एफ को यहाँ लाना पड़ेगा, आर को सॉरी एफ के साथ आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके Q1 Q2 यहाँ लाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं एफ की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। फोर्स की डिस्टेंस मीटर में ले तो मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इंटू कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, कूलम स्क्वायर। तो ये इतनी यूनिट हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये के की इतनी वैल्यू होती है ऐसा यूनिट में। कैसे आती है बच्चों? ये एक्चुअली के की वैल्यू ऐसा यूनिट में बाय स्टडी ये आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। कूलम ने जब निकाला था तो उन्होंने देखा था, सारी चीजें कंसीडर की थी, तो जब इतने प्रपोर्शन है, ये सारे कांस्टेंट कब आते हैं बच्चों? जब हम ऑब्वियसली कोई भी चीज मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी लेनी पड़ती है ना हमको, तो उसके प्रपोर्शन में हम बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आपके घर में खिचड़ी बनानी है और घर में 4 लोग हैं, तो 1 कटोरी दाल 1 कटोरी चावल लगता है। और अगर मान लीजिए आपके घर में 4 लोग और हो गए, यानी कि 8 लोग आ गए, तो अब आपको खिचड़ी फिर से बनानी है, वो भी 8 लोग के लिए, तो आप क्या करोगे? 2 कटोरी दाल और 2 कटोरी चावल लोगे, है ना। यानी कि आपको पता था ना कि 4 लोग के लिए कितना लग रहा है, तो उसके प्रपोर्शन में आपने बढ़ा दिया। ऐसे ही कोई भी मेजरमेंट होता है तो उसके लिए कुछ फिक्स क्वांटिटी ले ली अपन ने, फिर उसके बाद उसी में हम क्या करते जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। तो ऐसे ही कांस्टेंट ऐसे ही बनते हैं बच्चों, वही होता है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं बताया था तो आप देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, है ना, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, लेकिन किस में? इन फ्री स्पेस, ऑफ द फ्री स्पेस। अब ये क्या होता है बच्चों? एक्चुअली किसी भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो मीडियम की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ना। तो कितना परमिट कर रही है वो मीडियम, कितना परमिट कर रहा है दो चार्जेस के बीच में फोर्स को, वो एक कांस्टेंट से पता चलता है ना। वो होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कितना परमिट कर रहा है वो। तो मीडियम की स्ट्रेंथ बताता है, यानी कि ये क्या बताएगा? मीडियम में दो चार्जेस के बीच के में जो फोर्स लग रहा है उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है। कौन?
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट लगा दिया मतलब कि फ्री स्पेस, एप्सिलॉन बस लगा होता तो ये कोई मीडियम होता। तो इस पे अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद, है ना। अभी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको समझ में आया। इसकी वैल्यू होती है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और क्योंकि इसकी यूनिट है यहाँ पे के की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसी का उल्टा हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई तो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होता है ना। तो यहाँ से ऐसे, तो इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। और इतनी इसकी वैल्यू होती है। तो अब बच्चों अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे अगर के की वैल्यू रख दी और ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, तो ये बच्चों इतनी आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, जो कि इतनी वैल्यू आने वाली है, ठीक। तो ये के की वैल्यू होती है एसआई यूनिट में, हमको यही फॉर्मूला बार बार लगाना है, ठीक है। यानी कि के की वैल्यू, अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो हो जाएगा वो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ बच्चों के लिखा था, यहाँ क्या लिखा था के, तो के की जगह ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और के बच्चों स्मॉल बनाना, ये के स्मॉल बनाना क्योंकि अभी कैपिटल के भी आने वाला है, ठीक है। और वो कुछ और बताएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, अभी ये आपका कूलम्स लॉ हो गया, हम न्यूमेरिकल में यही लगाएंगे। और बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिखना पड़े तो के भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका कूलम्स लॉ, ठीक है। क्या होता है बच्चों, एक बार फिर से बता देते हो। कूलम्स लॉ होता है दो पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्जेस क्या होता है, जब कोई हमने चार्ज लिया उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो वो पॉइंट चार्ज ट्रीट करता है। छोटा हो गया ना, बहुत स्मॉल साइज हो गया उसके साइज के कंपैरिजन में, ठीक है। लीनियर साइज के कंपैरिजन में, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लीनियर साइज का कोई, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसमें चार्ज बॉडी ले लिया और उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर कर रहा हूँ मैं किसी दूसरे चार्ज पे, तो ये वाला साइज जो है इसके इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला एक फोर्स होता है, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। स्क्वायर क्यों लेते हैं बच्चों, एफ और आर, ग्राफ बनाऊंगा अगर मान लीजिए एफ और आर के बीच में, तो स्क्वायर क्यों लेते हैं बच्चों, ये ऐसा बनेगा। स्क्वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ी सी डिस्टेंस आपने बढ़ाई, है ना, तो थोड़ी सी डिस्टेंस आपने बढ़ाई तो फोर्स एकदम से कम होने लगता है, मतलब कि 1/4, जैसे अगर मान लीजिए डिस्टेंस 2 कर दिए तो फोर्स आपका 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, यूनिट्स और एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट के बारे में यूनिट्स, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट देख लेते हैं। यूनिट्स, वैल्यू या डायमेंशंस, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ही की बात कर रहे हैं अभी तो अपन, फ्री स्पेस में ही मीडियम की बात कर रहे हैं। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले जाओ, एफ को यहाँ ले जाओ, तो 1/4 पाई एफ, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब क्योंकि ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की कूलम्ब होती है, तो यूनिट निकालना है अपन को, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है ना, यूनिट लेस होता है, 4 पाई एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, चार्जेस का क्या होता है ऐसा यूनिट कूलम, क्योंकि ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, ऐसा यूनिट। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है ना, तो ऐसा यूनिट में ही अपना ये कूलम्स लॉ है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं सिर्फ सीजीएस यूनिट की बात करता हूँ तो के की वैल्यू 1 हो जाती है, जिससे वितरण पोर्शन आता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर सीजीएस में। तो 1/न्यूटन, यहाँ पे कूलम 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 स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, यूनिट हो गई आपकी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने पहले निकाल के आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -स्क्वायर। क्लियर रहता। अब डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, एक बार और देख लीजिए यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशंस ऑफ 11th क्लास से पढ़ा हुआ, सॉरी आपने बचपन से नहीं डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना होगा बच्चों, आप देखिए कूलम, आपको पता है कूलम यानी कि चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम शायद पिछले वीडियो में निकालना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं अभी। चार्ज एक्चुअली क्या होता है, Q, और Q इज इक्वल टू होता है बच्चों IT, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी कि Q/T पढ़ा हुआ फॉर्मूला आपने, I इज इक्वल टू Q/T, तो Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। आई बच्चों एक डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो आई
ए एम्पियर में मेजर करते तो ए हो जाएगा, और टाइम सेकंड में तो टाइम को टी से मेजर करते, तो याद आ रहा होगा आपको, ए टी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, क्योंकि Q1 Q2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 80 है ना, 80। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, 4 पाई तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। ठीक है, एफ न्यूटन, न्यूटन यानी कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको डायरेक्टली याद हो, डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि 11th में तो हम तोड़ तोड़ के उसको लिखते थे ब्रेक कर करके, क्योंकि वहाँ सीख रहे होते थे, लेकिन यहाँ आपको याद होना चाहिए। तो MLT-2 होता है ना। हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता कि हम यहाँ पे 12th क्लास में, फिजिक्स का पेपर बहुत लेंथी होता है बच्चों, ठीक है, लेंथी लगने लगता है नहीं तो। MLT-2, फिर उसके बाद है डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। बच्चों यूनिट से समझ जाया करो, मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर हो गया बच्चों। तो यानी कि सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले MLT ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों देखिए एम जो है ऊपर जाके क्या बन जा रहा है आपका, एम इनवर्स, है ना। तो एम इनवर्स हो गया ये आपका m⁻⁻1। एल, एल कितना हो रहा है, एल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो एल क्यूब हो जा रहा है, और ऊपर जाके l⁻³ हो जा रही है ना, l⁻³ ऐसे ही अब टी लेना है तो टी स्क्वायर, और यहाँ पे t⁻²। तो बच्चों t⁻² ऊपर जाके t⁻+2 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे क्योंकि 2 है और यहाँ पे +2 है तो 2 + 2 4 हो जाएगी, टी की पावर कितना हो गया 4। ऐसे ही ए और ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये मैं बता चुका हूँ ये क्या होता है। अभी हम बात करते हैं किसकी, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू कहाँ से आती है बच्चों, ये अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहीं से लेते हैं अपन लोग, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ से वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, सो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई k। ठीक है, तो क्योंकि 1/4 और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 3.14, और इंटू यहाँ पे k की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। ये याद कर लीजिए बच्चों इसकी यूनिट के साथ, यूनिट, है ना। वैसे तो आपको यहाँ पे जो आपका फिजिक्स का पेपर आता है उसमें सामने ये वैल्यू लिखी हुई रहती है ना, आपकी क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपको फिर भी याद होना चाहिए, क्योंकि हर बार ही लगाना है आपको, याद हो जाएगा न्यूमेरिकल करते करते। 9 × 10⁻⁹। ठीक है बच्चों, पॉज करके आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आएगा आपका इतना ही 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर। इसकी भी वैल्यू हालांकि लिखी रहती है, लेकिन कैसे आ रही है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चों कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, उसी के बेसिक है, क्योंकि हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो उस पर भी लगेगा, पूरे चैप्टर में लगेगा। ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, अब इस एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें, आपने सपोज कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे गिरती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ खींच रही होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको कोई चीज़ ऐसे ऊपर उठानी है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उससे ज़्यादा लगाना पड़ता है ना हमको, यानी कि उसके वेट से, जो भी बॉडी का वेट है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तभी तो हम उसको उठा पाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपने बालों को कंघी की, है ना, बालों में कॉम्ब को रब किया, उसके बाद आप उस पेज के पास लेके आते हो, तो ये पेज ऊपर की ओर उड़ जाता है ना हल्का सा, क्योंकि अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो सोचिए जब वो ऊपर उड़ जाता है, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा ना, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आ गई, वो पेपर ऊपर आ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कई ज्यादा होता है दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसे कैसे आता है आप देखिएगा, कभी भी फॉर्मूला जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का सेम एज कूलॉम्स लॉ के फोर्स के बराबर होता है। बस यहाँ पे k q1 q2 अपॉन r² है, यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में लगता है, वहाँ दो मासेस के बीच में लगता है, वहाँ m1 m2 अपॉन r² ले लीजिएगा डिस्टेंस, और यहाँ पे वहाँ पे k की वैल्यू g होती थी, यहाँ k है, वहाँ कैपिटल G होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता था वहाँ पे। ठीक है, तो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या दो प्रोटॉन्स के बीच में आप लगाइएगा, या दो मासेस के बीच में यूनिटी करके लगाइएगा, तो आप देखेंगे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये वाला फोर्स ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं, ये वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की हो गई। अभी हम बात करते हैं किसकी, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अच्छे समझिएगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए बच्चों, कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, दो चार्जेस के बीच में वो कितना होता है, F = k q1 q2 अपॉन r²।
तो क्योंकि जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में ऑब्वियसली कोई फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हम सपोज कहीं फ्री स्पेस में हमने 3 डायमेंशन डायग्राम बना लिया, 2D भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आपका अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग होता है लगता है, तो ये भी अपन चीज़ अभी प्रूव कर लेंगे कि कैसे अलोंग द लाइन जॉइनिंग होता है। देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हमने क्या ले लिया, Q1 और Q2। तो Q1 Q2 हम वेक्टर फॉर्म में क्या करते थे, एक पोजीशन वेक्टर लेते थे, और पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन के अबाउट लेते थे। तो ओरिजिन ये है आपका O, और यहाँ से मैंने एक पोजीशन वेक्टर Q1 की ले लिया, यहाँ से सपोज ये है ना, ये Q1 है आपका, और O से ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया सपोज A, और यहाँ पे क्या प्लेस है बच्चों, Q1, और यहाँ पे एक और फ्री स्पेस में एक और चार्ज है, एक और पॉइंट चार्ज है Q2। तो ऑब्वियसली इन दोनों दो चार्जेस कांटेक्ट में रखे हैं और चार्ज हैं, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो सपोज मैंने बोला कि ये 1 जो है 2 पे लगा रहा है फोर्स इस तरफ, F21। ठीक है, और Q1 Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगा रहा है, सपोज दिस है ना, सपोज मान लिया हमने दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, है ना, लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा F12 और ये हो जाएगा क्या, F21। ठीक है, अब क्योंकि ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेंगे, अभी देख लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, है ना, ऐसे। तो ऑब्वियसली हमको इसको कैलकुलेशन करना है, तो इससे हम पहले देख लेते हैं कि ओरिजिन से ए पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, R1। तो इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते थे, क्या बोलते थे बच्चों, पोजीशन वेक्टर। वेक्टर लगा देते हैं पोजीशन वेक्टर, और ये पॉइंट जो बी पॉइंट है वो कितने पे है, R2 पोजीशन वेक्टर पे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, और ये R1 आपका क्या है, ओ ए मैंने बोल दिया, ये क्या है आपका R1। ठीक है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, और ओ बी, यहाँ पे ओ बी R2 है, R2, ये ओरिजिन से है ना, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होता है हमेशा, चार्ज Q2। ठीक है बच्चों, अभी हम क्योंकि हमको वेक्टर जो आपका कहाँ से कहाँ लीड कर रहा है, या तो A टू B कर रहा है, या तो B टू A कर रहा है, Q1 से Q2 या तो Q2 से Q1 कर रहा है ना। तो सपोज हम बात करते हैं पहले किससे, कि सपोज Q2 से Q1 कर रहा है, Q2 से Q1 कर रहा है। ठीक है, तो अगर Q2 से Q1 कर रहा है ना, Q2 से Q1 कर रहा है, तो हम आ, देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए F21 और F12 बता दे रहा हूँ मैं क्या होगा। F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 जो पहले लिखा है, फोर्स ऑन चार्ज Q2, 2 नहीं लिखना है, Q2 है ना, Q2 चार्ज है क्योंकि ड्यू टू Q1, है ना। और F12 क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, है ना, जो पहले लिखा है मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे A से B की, और मैं A से B की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी लेना है ना कूलॉम्स लॉ से, तो ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में लेना है, तो मैं इसको ले रहा हूँ क्या, इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ बच्चों में R12, क्या ले रहा हूँ, R12। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जो लीड कर रहा है वो कहाँ से कहाँ कर रहा है, लीड जो कर रहा है बच्चों वो Q1 से Q2 कर रहा है, Q1 से Q2 कर रहा है, है ना। तो Q1 से Q2 कर रहा है, तो क्या लेंगे, AB। तो AB पोजीशन वेक्टर हो गया बच्चों। तो AB पोजीशन वेक्टर जो है, AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी, AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था, क्योंकि हम डिस्टेंसेस यहीं से लेते हैं ना ओरिजिन से, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस बात का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, है ना, ये होता है आपका। तो बात का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आप जानते हैं क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 क्या हो गया, R2 माइनस R1। और A से B को मैं बच्चों क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, R12, A से B को क्या बोल रहा हूँ, R12। ठीक है, R12 ये हो गया, R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब मान लीजिए मैं Q2 से Q1 ले रहा होता, तो Q2 से Q1 उस कंडीशन में क्या होता, BA होता, BA, है ना। ठीक है, वैन वेक्टर जो है वो कहाँ से लीड करता, लीड्स फ्रॉम Q2 टू Q1, तो हम B से A लेते, तो BA क्या हो जाता आपका, BA हो जाता बच्चों R पोजिशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B, जिसको हम क्या बोलते हैं, R21।
है ना, R21। देखिए कि यहाँ F12 तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में R12 होता है, ये F21 है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे, R21। तो ये R21 हो जाता है बच्चों सिमिलरली, और इसको हम क्या लिखते हैं, R1 माइनस R2, है ना, R1 माइनस R2 ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी देर में। देखिए बच्चों क्या करते हैं हम, हमेशा जब भी वेक्टर लगाते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ एक डायरेक्शन लेते हैं। तो सपोज मैग्नीट्यूड तो मैंने ले लिया फोर्स का इस डायरेक्शन में F21 या इस डायरेक्शन में F12, है ना, लेकिन सपोज F21 ले रहा हूँ। F21 अगर मैं ले रहा हूँ तो उस कंडीशन में होगा बच्चों ये कि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स ले रहा हूँ उसी डायरेक्शन में उसका वेक्टर लेना पड़ता है, यूनिट वेक्टर जिसे हम बोलते थे डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट वेक्टर लेना पड़ता था। तो सपोज मैंने बोला यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर जो है वो 21 की डायरेक्शन में कौन सा है, 21 की डायरेक्शन, F21 की डायरेक्शन में क्या है, R12, है ना। तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा वेक्टर R12 F12 यानी कि F21 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों F21 इक्वल्स टू K, क्योंकि K लिखा था हमने यहाँ पे, देखिए ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगाना, तो पहले मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि मैंने Q1 Q2 यहाँ पे बच्चों जो लिया हुआ है वो R जो उनके बीच की डिस्टेंस ए बी ली हुई, तो पहले मैं ए बी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ए बी स्क्वायर, है ना, लेकिन किस डायरेक्शन में, अलोंग ए बी, ठीक है। वेक्टर लगा दिया हमने तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो वेक्टर लगाने के साथ हमेशा आप ऐसे लिखोगे, ए बी इनके बीच की डिस्टेंस थी बच्चों, देखिए यहाँ पे ए बी इनके बीच की डिस्टेंस, और इसी डायरेक्शन में F21 है, तो उस डायरेक्शन में हमको एक यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई करना पड़ता है बच्चों, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, यूनिट वेक्टर होगा F21, तो ठीक है, यहाँ पे K इनके बीच Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R, ए बी जो है, ए बी को मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर, लेकिन ए बी तो यहाँ स्केलर फॉर्म में है ना। तो अभी तो मैं यहाँ पे R12 ही लिखूंगा, यहाँ पे R12 स्केलर फॉर्म में है तो R12 का स्क्वायर, लेकिन जब मुझे डायरेक्शन देनी होगी ए बी में तो मैं R12 का कैप लगाऊंगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर में कैप लगता है और यूनिट वेक्टर ही उस मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बता रही होती है। यानी कि फोर्स क्या है, F21 फोर्स कहाँ लग रहा था बच्चों, देखिए F21 फोर्स जो लग रहा था वो R12 की डायरेक्शन में लग रहा था, है ना, मतलब कि इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा R12 वेक्टर, ये यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में R12 वेक्टर का कैप, और यहाँ होता तो R21 वेक्टर का कैप होता। अब आपको याद हो तो R12 वेक्टर जो का कैप जो होता है, R12 कैप वो होता था R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर अपॉन R12 का वेक्टर का मॉड, या जिससे हम सिंपल बोलते थे, क्योंकि मॉड लगा दी तो स्केलर क्वांटिटी हो जाती थी, अपॉन R12 सिंपल, अगर आपको याद हो तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म में ये आ गया आपका, इसको इक्वेशन दे दीजिए R12, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, क्योंकि हमने शायद 1 यहाँ दिया था, हाँ ये 1 है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई अभी आपकी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसमें F21 की, ये सॉरी F21 तो हो गया, F12 की, तो ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया बच्चों, k की जगह 1/4π भी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, F12 की। F12 सिमिलरली करके लिख सकते हैं क्या ऐसे ही, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। F12 क्या हो जाएगा, देखिए 12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और F12 जिस डायरेक्शन में गया उसी के डायरेक्शन को वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स जो होगा ऑन 1 ड्यू टू Q2, तो अब उस कंडीशन में हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, BA होगा, है ना, BA जो कि कितना था R21, जो कि R21 यानी कि R1 में R2, यानी कि पोजीशन वेक्टर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उनका क्या लेना है, यूनिट वेक्टर क्या लेना है, R21 लेना है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या लेनी है, AB की जगह BA लेनी है। तो ये हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन BA स्क्वायर, और वो किस डायरेक्शन में, अलोंग BA लेना है ना, अलोंग BA R21 होगा, ठीक है ना, क्या होगा R21, तो यानी कि F12, यहाँ देखिए 21 था तो यहाँ 12, यहाँ पे 12 तो 21 होगा, है ना, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और यहाँ पे R21 का कैप, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा उस डायरेक्शन में फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, और ये क्या था, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, इक्वेशन नंबर 3 हो गया।
वेयर आप जानते हो कि यहाँ जैसे ये R12 था, ऐसे ही आपका ये R21 हो जाएगा कैप, जो कि कितना होगा R21 वेक्टर अपॉन R21। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे R21 कैप, और ये जो है हम अगर ये वैल्यू पुटअप कर दें इक्वेशन 2 और 3 से, है ना, या फिर आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि R12 इस डायरेक्शन में, R12 किस डायरेक्शन में बच्चों, इस डायरेक्शन में, R21 इस डायरेक्शन में, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो क्या होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो माइनस साइन होगा, यानी कि R12 कैप जो होगा वो R21 कैप के बराबर होगा, बट विथ ऑपोजिट पोलैरिटी। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि R12 को हमने यहाँ पे ऐसे लिखना था, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं F21, है ना, और करके लिख देते हैं F21 क्या होगा बच्चों, के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे R12 कैप की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं जो हमने यूनिट वेक्टर की निकाली थी, R12 वेक्टर अपॉन R12। तो देखिए R12 यहाँ पे लिखता मैं, और यहाँ पे ऑलरेडी है ना, चलिए लिख देता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, नीचे लिख देता हूँ F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन ये R12 का स्क्वायर, और ये R12, तो R12 का क्या हो गया बच्चों, क्यूब हो गया। और ये बच्चों R12 का कैप है, तो R12 का कैप मैंने आपको बताया कितना होता है, AB R2 - R1, तो ये आएगा R2 - R1, वेक्टर लगा के, वेक्टर लगाने भूलिएगा नहीं तो वो डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, स्केलर फॉर्म में ही बन जाएगा कूलम्स लॉ, कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे F21 था, ऐसे F12 बन जाएगा अगर ये वैल्यू पुटअप कर दूंगा, तो सिमिलरली आपका F12 क्या बन जाएगा बच्चों, F12 बन जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब बन जाएगा सिमिलरली, है ना, यहाँ पे R21 क्योंकि कैप रखेंगे ये वाली वैल्यू, है ना, तो ये वैसा बन जाएगा। और R21 क्या है बच्चों, R21 जो है आपका क्या है, R1 - R2, R1 - R2, R1 - R1 सॉरी R1 - R2 वेक्टर लगा के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए एक सी ही है, के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, ये R21 का, तो R12 तो R21 के बराबर ही है ना, क्योंकि R12 R21 के बराबर ही है आपका, है ना, अगर हम क्योंकि स्केलर फॉर्म में आ गए ना नीचे वाला, तो वो तो बराबर ही है। अभी स्केलर फॉर्म में है ये, तो हम इस पे साइन नहीं लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में होगा ऐसे कैप तो हम माइनस साइन लगाएंगे, स्केलर फॉर्म में है तो डिस्टेंस ए बी लो या ए बी और बी बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R12 भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ वेक्टर है तो यहाँ मुझे पलटना पड़ेगा। तो देखिए R2 - R1 है, अब मैं इसको पलट दूँ, है ना, या इसको पलट दूँ, तो इसको पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा R2 - R1, लेकिन माइनस साइन आगे आएगा, तो मैं इसको और ऐसे करके भी लिख सकता हूँ F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R21 की जगह क्या लिख दे रहा हूँ बच्चों में, R12 का क्यूब, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे लेकिन यहाँ माइनस लगाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ R2 - R1 करते जा रहा हूँ, R2 - R1 वेक्टर था ना, क्योंकि अब यहाँ माइनस लगा था तो मैंने यहाँ लगा दिया, ये देखिए। अब देखिए पूरा का पूरी टर्म जो है वो इसके जैसे बन गई, इसके जैसे इक्वेशन नंबर 4 की जैसे। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 6 देखिए, यहाँ पे इस 4 की जगह, यानी कि इस पूरे की जगह यहाँ पे, है ना, इस पूरे की जगह मैं ये वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ F21, तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे आपका, यहाँ बन जाएगा आपका F21 इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ F12। देखिए यहाँ माइनस तो था, इस पूरे की जगह माइनस के साथ ये रख दिया F21, है ना, ये F21, तो हो जाएगा F21 इक्वल्स टू माइनस F12, या फिर F12 इक्वल्स टू माइनस F21। तो बच्चों देखिए यहाँ पे बराबर आ रहा है, ये वेक्टर क्या हो गया, बराबर इक्वल आ रहा है। इसका मतलब समझ में आया बच्चों, इसका मतलब ये हुआ आपका कि जो फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है ना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है, और ऐसा कौन कहता है बच्चों, न्यूटन, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ को ये गुड होल्ड करता है, ये है ना, ये जो फोर्स है वेक्टर कूलॉम्स लॉ, ये कितना क्या करता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ को गुड होल्ड करता है। ठीक है ना, और इससे ये बात भी पता चलती है ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द फोर्सेस
बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, आर ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, आर ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगता है। यानी कि दो चार्जेस ऐसे तो ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा घूम के नहीं लगेगा, सीधा लाइन से लगेगा। और कैसा लगेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है ना। हाँ, बस इक्वल एंड ऑपोजिट तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगेगा, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वो ज्यादा खींचेगा या ज्यादा फोर्स लगाएगा, एसेलरेट ज्यादा कर देगा। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एसेलरेशन। फोर्स तो बराबर लगाएगा लेकिन एसेलरेट कौन हो जाएगा ज्यादा? जिसकी वैल्यू कम है, मैग्नीट्यूड जिसका कम है वो वाला चार्ज, है ना। एंड कूलॉम्स लॉ गुड होल्ड्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। therefore the electrostatic force between two point charges are always along the line joining, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो फिर अब देखिए एक चीज और इसमें बहुत ही बेसिक। अगर सपोज मैंने बोला कि दो चार्जेस के बीच में कब रिपल्शन होगा और कब अट्रैक्शन होगा, है ना, तो बताइए कब होगा। तो ऑब्वियसली लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो मैंने बोला कि ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दो फोर्सेस ले लिए, है ना, ये Q1 Q2 है, ठीक है। ये लग रहा है मतलब कि क्या रिपल्शन हो रहा है, यानी कि या तो दोनों प्लस प्लस है या तो दोनों माइनस माइनस है ना। ये आपका F12 हो गया और ये F21 हो गया। आपको ये चीज समझ में आ गई। और इसी पे अगर मान लीजिए मैंने बोला यहीं पे सेम डिस्टेंस पे ही है और फोर्स ऐसे लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना, और ये क्योंकि अब Q1 है और ये Q2 है, हाँ अभी भी वही फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, लेकिन अब ऐसे यानी कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बताइए Q1 Q2 किस नेचर का है? Q1 Q2। तो ऑब्वियसली आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि रिपल्शन कब होगा बच्चों। ये ऊपर रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन कब होता है? जब दोनों ही चार्जेस प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, और दोनों ही कंडीशन में। अगर मैंने बोला ये Q1 है और ये Q2 है और Q1 भी प्लस और Q2 भी प्लस, तो बच्चों मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? Q1 Q2 प्लस। और अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी क्या आएगा? प्लस, क्योंकि दोनों को चार्ज का ये प्रोडक्ट जो होगा वो Q1 Q2 दोनों ही कंडीशन में लाइक चार्जेस है अगर तो प्लस प्लस आता है ना। यानी कि ग्रेटर देन क्या आता है बच्चों? जीरो। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो हुआ अगर मान लीजिए, है ना, यानी कि कब होगा ग्रेटर देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव, प्लस आ रहा है यानी कि पॉजिटिव। और ऐसा कब होगा? जब दोनों ही लाइक चार्जेस होंगे, और दोनों ही लाइक चार्जेस होते तो क्या होता है? रिपल्शन, है ना। क्या होता है? रिपल्शन। अब बात करते हैं हम अट्रैक्शन की। तो अट्रैक्शन देखिए कब होगा? जब दोनों ही Q1 Q2 जो है आपके Q1 Q2, इसमें से एक प्लस एक माइनस होगा, पहले वाला माइनस दूसरे वाला प्लस होगा, दोनों ही ऑपोजिट पोलैरिटी के होंगे। तो प्लस माइनस होगा तब भी माइनस और माइनस प्लस होगा तो भी माइनस। तो जो Q1 Q2 है बच्चों नेगेटिव ही आ रहा है, यानी कि लेस देन जीरो आ रहा है। और लेस देन जीरो आ गया मतलब कि क्या हो रहा है बच्चों? फिर यहाँ पे अट्रैक्शन, क्योंकि अब की बार क्या है? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों रिपल्शन के लिए कंडीशन क्या है? Q1 Q2, द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 लेस देन जीरो फॉर अट्रैक्शन, है ना। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिट्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, या फिर 1 कूलम कब कहते हैं हम, है ना, एक उसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यूनिट्स ऑफ चार्ज या फिर 1 कूलम, है ना, ऐसा यूनिट में हम देख लेते हैं। अगर सपोज मैंने बोला कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल, क्यू चार्जेस Q1 Q2 इक्वल टू क्यू, और दोनों ही 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दोनों ही चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, है ना, तो वो भी किस में? फ्री स्पेस पे। तो उनके बीच में अगर मान लीजिए उस कंडीशन में फोर्स लग रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन का, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम यहाँ पे फोर्स की जगह 9 × 10⁹ पुटअप कर दिए। यहाँ पे तो होता ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ यहाँ क्यू स्क्वायर कर दिया, क्यू इंटू क्यू, दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम था, तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। तो ये इससे कैंसिल हो गए, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? +-1, क्योंकि रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस आ जाती है। और ऐसा यूनिट में 1 मतलब क्या? यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई मतलब 1 कूलम। तो 1 कूलम इज दैट मच चार्ज विच
व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम at a distance of 1 meter from an equal and similar charge would repel it with a force of 9 into 10 to 9 न्यूटन। अगर मान लीजिए 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना है तो हम ये बोलेंगे कि अगर मान लीजिए वैक्यूम में हम दो सिमिलर चार्जेस को जिसका मैग्नीट्यूड सेम है 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो एक दूसरे को 9 into 10 to the power 9 न्यूटन के फोर्स से रिपल करता है। अगर हम एक कूलम को डिफाइन कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है दो सिमिलर चार्जेस के बीच में 9 into 10 to the 9 लगना चाहिए, न्यूटन लगना चाहिए अगर वो 1 मीटर की डिस्टेंस से अपार्ट है। तो बच्चों यहाँ पे रिपल कर रहा है। और एक बात समझिए कि रिपल्शन एक श्योरर टेस्ट है ना। रिपल्शन क्या है? एक श्योरर टेस्ट। ये चीज समझ लीजिए, ये भी एक बहुत बेसिक है, बहुत बड़ा। रिपल्शन इज अ श्योरर टेस्ट। रिपल्शन इज अ श्योरर टेस्ट। रिपल्शन इज अ श्योरर टेस्ट। अट्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो बॉडीज हैं, चार्ज बॉडीज है ना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपल कर सकती हैं। लेकिन क्या दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज यानी कि पॉजिटिव है और ये इस तरफ भी पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? तो हाँ बच्चों, कर सकती हैं। कब? जब एक में ज्यादा चार्ज होगा दूसरे में कम चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होती हैं ऑब्वियसली, है ना। और कब उसमें से चार्जेस ट्रांसफर होने लगते हैं अगर रब कर दिया तो। और ट्रांसफर जब होते हैं तो तब तक होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, जब तक होते जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, आधे आधे चार्जेस ना हो जाए डिस्ट्रीब्यूट, या फिर एक बॉडी अनचार्ज है और एक बॉडी कंप्लीटली चार्ज है ना, उसको आपस में आपने रब कर दिया, कांटेक्ट में ले आए, तो वो एक दूसरे तो वो क्या करेंगे ऑब्वियसली, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे जब तक कि एक दूसरे जब तक कि वो दोनों बराबर स्थिति में ना आ जाए। लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं रिपल्शन इज अ श्योरर टेस्ट की। तो देखिए बच्चों, अगर मैंने बोला कि कोई दो चार्जेस हैं एक दूसरे को प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, वो रिपल करते हैं, है ना। प्लस प्लस और माइनस माइनस रिपल करते हैं। और आ, सिर्फ यही एक कंडीशन है कि प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो रिपल्शन हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी एक अनचार्ज है, एक बॉडी अनचार्ज है और एक बॉडी चार्ज है, तो भी वो क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो भी अट्रैक्ट कर रही है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो करते ही हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट, लेकिन एक बॉडी चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है ना। जैसे कि आपने कंघी की और कंघी को आपने पेपर के पास ले आए, तो कंघी तो चलो ठीक है रब करने से चार्ज हो गई, है ना। पेपर तो पहले चार्ज नहीं था ना, तो पेपर तो अट्रैक्ट हो गया, पेपर तो अनचार्ज था। तो अट्रैक्शन तो कहीं पे भी हो रहा है, लेकिन रिपल्शन वहीं होगा जहां प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे। ठीक है, तो इसलिए रिपल्शन एक श्योरर टेस्ट होता है बच्चों, इस चीज को समझिएगा। चलिए अब इसके बाद यूनिट्स, बाकी यूनिट तो आपको पता है, 1 कूलम ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, है ना। आपने अभी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पढ़ा, एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मान लीजिए किसी मीडियम में कोई दूसरा मीडियम हम ले रहे हैं, तो वहां पे उस मीडियम की फोर्स की, मीडियम में फोर्स, दो चार्जेस के बीच में फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। तो वो भी इसी वीडियो में देख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, इसके बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते थे। स्मॉल के मैंने आपको बताया था, वो पहले स्मॉल के था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये डिफरेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। या फिर हम इसको दूसरा नाम देते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या था? फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मतलब फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लग रहा था, है ना, तो उसमें मीडियम की स्ट्रेंथ को बता रहा था। एप्सिलॉन आर कितना परमिट करता है, एप्सिलॉन नॉट का परमिट करता है। और यहाँ पे अब कोई मीडियम है ना, अदर देन फ्री स्पेस। तो सपोज आप जानते हैं कि जब चार्जेस को हम वैक्यूम में रखते हैं, फ्री स्पेस में रखते हैं, तो फोर्स कितना लगता है बच्चों? व्हेन द चार्जेस आर Q1 Q2 आर सिचुएटेड इन फ्री स्पेस, है ना, एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर। अगर डिस्टेंस आर पे रखे हुए तो इनके बीच में फोर्स कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आप जानते हो। लेकिन अगर अदर देन मीडियम ले लिया हमने फ्री स्पेस, तो सेम टू चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे अगर हम रख रहे हैं लेकिन मीडियम अलग है ना। सपोज पानी के अंदर ले गए, मेटल के अंदर की बात कर रहे हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है बच्चों कोई इंसुलेटिंग मीडियम, कुछ भी हो सकता है, पैराफिन, वैक्स, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्योंकि सभी सभी बॉडी में चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन सेम टू चार्जेस हेल्ड द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम इज, तो उस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना। किसी मीडियम की बात करो तो मीडियम में फोर्स हो जाएगा एफ एम, डिनोट कर देते हैं एफ एम से, 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा बच्चों, एप्सिलॉन क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा। क्या आएगा? एप्सिलॉन, सिंपल एप्सिलॉन, क्योंकि हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट ना एप्सिलॉन आर। अभी एप्सिलॉन आर क्या होगा देखो, मैं बताता हूँ आपको।
है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और साथ में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये सेम चार्जेस थे और सेम डिस्टेंस अपार्ट थे, बस मीडियम को चेंज किया है हमने, ठीक है। तो अब क्योंकि कितना फोर्स चेंज हुआ ये देखना है हमें, तो ऑब्वियसली जब ऐसा होता है तो कंपैरिजन करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं 1/2, 1/2। तो देखो बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड अपन डिवाइड कर देते हैं, F0 अपॉन FM। ऐसे ही 1/4 इसको करेंगे राइट हैंड साइड को, तो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो बच्चों कैंसिल हो गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा बच्चों, है ना, डिनोमिनेटर के नीचे भी डिनोमिनेटर जब होता है तो ऊपर चले जाता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बच्चों F0 अपॉन F1 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस रेशियो को, है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम, इनके रेशियो को, या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एक कांस्टेंट से। कि मतलब क्योंकि हमने यहाँ पे कंपैरिजन क्यों किया, क्योंकि जो हमारी स्टडी थी, तो बच्चों स्टडी तो हमने फ्री स्पेस में ही की थी, अब उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा मीडियम चेंज कर देते हैं तो फोर्स में कितना चेंज आता है। जैसे आपने क्लास 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना, आपके पास एक टेबल थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए 1 होता है, फिर ग्लास के लिए 1.33 होता है, फिर है ना, ऐसे करके आपने वाटर के लिए 1.33 होता है, ग्लास के लिए 1.5 होता है, ऐसे करके आपने पढ़ा था। तो वो सब किस में थे, फ्री स्पेस में ही थे, है ना, फ्री स्पेस मतलब फ्री स्पेस के ही अबाउट लिए गए थे, यानी कि यहाँ पे भी हमने बोला फ्री स्पेस में अगर इतना है तो उससे किसी मीडियम में ले जाएंगे तो उससे कितना हो जाएगा चेंज, तो फ्री स्पेस में पता है तो उसमें इसलिए अपन उसी के हिसाब से निकालते हैं। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए रेशियो में हम क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं। तो इसको हम एक नया नाम देते हैं एप्सिलॉन आर, या फिर कैपिटल के, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम होगा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर यहाँ पे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। इसको अगर मैं डिफाइन करूंगा तो डिफाइन ऐसे करेंगे बच्चों, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम may be defined as the ratio of force of attraction या repulsion between 2 point charges separated by a certain distance in air vacuum to the force of attraction and repulsion between the same 2 point charges held at the same distance apart in the medium, है ना, ये हम ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। या फिर एक और है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके, तो आप उसका भी लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रेशियो हो गया इसका, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे के की वैल्यू जो होती है, ये कैपिटल के की वैल्यू, ये के की वैल्यू भी नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है ना, वैल्यू द वैल्यू ऑफ, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैपिटल के अलग है, वो कैपिटल के अलग है ना, ये कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हाँ, लेकिन दोनों ही नेचर और मीडियम पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है बच्चों। तो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए तो 1 होती है, यहाँ पे के की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, है ना, ऐसे 1.0000 1.00006 आपकी एयर के लिए रहती है, लेकिन हम के की वैल्यू एयर हो या वैक्यूम 1 ही लेके चलते हैं, हाइट, है ना। और इसके अलावा के की वैल्यू हम वाटर के लिए किसी किसी बुक में 80 ली रहती है, किसी किसी बुक, है ना, किसी किसी बुक में 81 ली रहती है, ऐसे रहता है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर के लिए ये बच्चों वैल्यू होती है इन्फिनिटी, फॉर किसी कंडक्टर, फॉर एनी कंडक्टर, मेटल मतलब मेटल के लिए सबसे ज़्यादा रहती है, इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब कि वहाँ पे फोर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स रहता है, ठीक। तो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी हो गई आपकी। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसके न्यूमेरिकल के एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन वीडियो आप हमेशा लास्ट तक देखा कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।